गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इंट्रो क्लास में बताया था कि आप लोगों का आरएससी का क्लास नेक्स्ट टर्म से शुरू हो जाएगा। आरएससी का नोट्स आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलता जाएगा। जो स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है उस लैंग्वेज में अपना नोट्स से कंप्लीट बनाता जाएगा। आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सुनना है और साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का कंप्लीट आरएससी का नोट्स इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, बशर्ते आप लोग इसको ध्यान से सुनें और समझें। साथ में हो सके अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अधिक यूजफुल होने वाली है। कंप्लीट कोर्स होने के बाद हम लोग कुछ कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो यहाँ पर मैं सॉल्व करवाऊँगा और उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये क्या है, जिस तरह से मैंने मास की क्लास में बताया था, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के क्लास में बताया था कि ये एक मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेशन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जनरली थर्मल साइंस का एक पार्ट है, जिसमें हम किसी भी स्पेस को जिसको कूल करना है उसका टेम्परेचर हम जनरली लोअर दैन दैट ऑफ सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेरिजन में लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उस स्पेस का जिसको हमें कूल करना होता है। आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक प्रोसेस है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लोअरिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ स्पेस टू बी कूल्ड बिलो दैन दैट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब सबसे पहले कि हम इस स्पेस या उस स्पेस का टेम्परेचर सबसे पहले सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेरिजन में लो करेंगे, उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया हम बोलते हैं इसको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इसका उपयोग हम आमतौर पे अपने घरों में देख सकते हैं, बहुत सारे स्टोर्स या दुकानों पर देख सकते हैं, मेडिकल शॉप पे देख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन का उपयोग आजकल डिफरेंट फील्ड में कह सकते हैं हम लोग कि वस्तुओं को स्टोर करने के लिए या भंडारण के लिए या लंबे समय तक उसको सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें दूसरा टॉपिक जो है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन। इसका मतलब ये है कि अगर जो किसी स्थान पर आप हैं तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ एयर और एयर की मोशन या वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाता है एक साथ। जैसा कि हम देखते हैं कि फ़ैन चलाने पर हमारा एयर की वेलोसिटी तो रहती है, थोड़ा बहुत कूलिंग महसूस करते हैं लेकिन फिर भी गर्मी होती है। लेकिन एयर कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है और हम अपने कंफर्ट कंडीशन को फील करते हैं एयर कंडीशनिंग के माध्यम से। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम साथ में एक साथ में टेम्परेचर, एयर की वेलोसिटी, प्योरिटी ऑफ एयर और ह्यूमिडिटी को एक साथ कंट्रोल करते हैं। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में यही अंतर है कि रेफ्रिजरेशन हमारा लो टेम्परेचर स्पेस का मेंटेन करता है, जिसमें किसके कंपेरिजन में, यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपेरिजन में हमारा लो टेम्परेचर मेंटेन होता है रेफ्रिजरेशन में। एयर कंडीशनिंग में जबकि हम किसी भी मौसम में किसी भी सीजन में केवल और केवल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्योरिटी ऑफ एयर और मोशन को एक साथ कंट्रोल करते हैं। एयर कंडीशनिंग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सुखद वातानुकूलन के लिए और दूसरा औद्योगिक वातानुकूलन के लिए, यानी कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में हम जैसे कि किसी स्थान पर देखते हैं कि
अगर जो हम किसी विशिष्ट स्थान पर जाएं और वहाँ पर ऐसा फील करें कि ना तो हमको ह्यूमिडिटी फील हो रहा है, ना ही हमारा टेम्परेचर बहुत हाई है उस स्थान का, और प्योरिटी ऑफ एयर भी बहुत अधिक है, यानी उस स्थान पर, विशिष्ट स्थान पर हम बोल सकते हैं कि हमें कंप्लीट कंफर्ट फील हो रहा है। अगर जो सेम वैसा ही फीलिंग हम किसी रूम में या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं या किसी और भी प्लेसेस पे जहाँ हमें इसकी आवश्यकता है फील करते हैं उस कंफर्ट को जो कि उस विशिष्ट स्थान पर प्राप्त किए थे, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सुखद वातानुकूलन, यानी कि कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। फिर हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग का मतलब सिंपली कि इंडस्ट्रियल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हमको एयर कंडीशनिंग की प्रोसेस पड़ती है, और डिफरेंट प्रोसेस में इसका उपयोग होता है। ये आपका कंप्लीट नोट्स है, मैं जिसको शो कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी वाले अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं प्रशीतन, यानी जिसको बोलते हैं आप लोग रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि हम लोग घरों में देखते हैं, हमारी यूज के बाद जो भी फल सब्जी या खाना बच जाता है उसको हम भंडारण करके उसको नेक्स्ट टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि घरों में फल सब्जी का भंडारण एवं खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए हम प्रशीतन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए प्रशीतन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हम देखते होंगे कि बहुत सारों दुकानों पर या होटलों में हमें फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर दिखाई पड़ता है। ये क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम इसमें भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके प्रदर्शन के लिए रख सकते हैं। तो प्रशीतन का उपयोग होटलों दुकानों में भी यूज होता है। तीसरा जो है तेल शोधन प्रक्रिया में भी इसका उपयोग होता है। और चौथा, जैसा कि आप लोग दवाओं के पीछे पढ़ते ही होंगे कि इसको कोल्ड प्लेसेस पे रखें। जैसा कि चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, इंजेक्शन है जिसको हमें प्रशीतन की आवश्यकता पड़ती है, तो यानी उनके भंडारण के लिए भी हमें प्रशीतन की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपली यहाँ से हम ये समझते हैं कि प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन का उपयोग हम अपने लाइफ में डिफरेंट फील्ड में कर सकते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के या भंडारण के लिए कर सकते हैं। तेल शोधन प्रक्रिया में तो होता ही है, और दुकानों होटलों में भी इसको यूज किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रदर्शन के लिए इसको लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रशीतन प्रभाव। प्रशीतन प्रभाव का मतलब सिंपली यही है कि जिस भी स्पेस से या उस ऑब्जेक्ट से जहाँ से आपको ऊष्मा निकालकर उस पदार्थ का संरक्षण या लंबे समय तक भंडारण करना है, तो उससे आप कितनी ऊष्मा निकाल रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रशीतन प्रभाव। जैसा कि मैंने लिखा हुआ क्लियरली, द अमाउंट ऑफ हीट abstracted by refrigerant from refrigerant space is called refrigerating effect। मतलब कि सिंपल है कि यह प्रशीतित कक्ष से प्रशीतक द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है। जैसे एक ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, इसमें जैसे रेफ्रिजरेटिंग मशीन सिंपली आप लोग देखे होंगे कि इसमें जो आप बिजली के फॉर्म में एक वर्क इनपुट कराते हैं, सिंपली वही वर्क इनपुट है W। इसको आप W दे रहे हैं और ये स्पेस है जहाँ पर आपको कूलिंग की आवश्यकता पड़ रही है। उसका टेम्परेचर क्या करना है, लो करना है, और फिर ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन इस लो स्पेस से हीट को निकालकर हाई टेम्परेचर पर, यानी इसको बोलते हैं एक्चुअली एक कंडेंसर में या एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है। तो जो लो टेम्परेचर से हीट या ऊष्मा निकालता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
तो यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, क्यू ए यानी कि जो हीट या उष्मा उस स्पेस से ले रहा है जहाँ पर आपको कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रशीतन प्रभाव और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट कंप्लीटली ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रशीतन प्रणाली की क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये कैपेसिटी जो होती है किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी वस्तु हो सकता है, मानव हो सकता हो या व्यक्ति हो सकता है या कोई भी चीज़ हो, ये कैपेसिटी मतलब सिंपली ये समझ सकते हैं कि उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है। तो इसी तरह एक मशीन है, ये अधिक से अधिक कितना उष्मा उस स्पेस से जहाँ पर आपको कूलिंग की आवश्यकता है उससे निकाल सकता है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में हम लोग देखते हैं कि सिंपली इसको हम लोग 1 टन प्रशीतन यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सपोज कीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन यानी कि 1000 kg ऑफ वाटर लिए हैं। उस 1000 kg ऑफ वाटर से कितनी उष्मा या हीट निकालें ताकि वो 1000 kg वाटर का जो लिए हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ में यानी कि बर्फ़ में या आइस में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल मतलब यही है कि 1000 kg आप वाटर लिए हैं जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उष्मा उस वाटर से निकालते हैं उसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको जनरली हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में ये बोलें कि यदि कोई बर्फ़ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 24 घंटे में उस बर्फ़ से कितनी उष्मा निकाली जाए ताकि वो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका वैल्यू देख लीजिए जिसको हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 टन मतलब 1000, और हमें पता है कि बर्फ़ की गुप्त उष्मा कितनी होती है जिसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी गुप्त उष्मा 335 किलो जूल प्रति केजी होता है। तो यहाँ पर 1000 इंटू 335 किलो जूल, ये कितने टाइम में हो रहा है, 24 आवर्स में। इसको हम डिवाइड करेंगे, जनरली जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है उसको किलो वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलो वाट मतलब होता है किलो जूल पर सेकेंड, यानी नीचे टाइम का क्वांटिटी आया है तो नीचे टाइम से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 24 आवर है तो 24 इसको मिनट में करेंगे 24 इंटू 60, तो जनरली आया हमारा 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। ये हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। लेकिन हमें ये पता है कि जो रेफ्रिजरेशन है यानी रेफ्रिजरेटिंग मशीन है या प्रशीतन है, इसका विकास जो है अमेरिका में हुआ था यानी यूएस में हुआ था। तो वहाँ पर जो होता है 1 टन इक्वल टू 200 पाउंड होता है, और 200 पाउंड बराबर 900 kg होता है। तो यहाँ पर फिर से हम वही देखेंगे, 1000 की जगह अगर जो हम यूएस के अनुसार चलें तो 900 इंटू 335 अपान 24 इंटू 60 यानी 210 किलो जूल प्रति मिनट आएगा। और फिर से इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 60 से इस राशि में 60 से डिवाइड करेंगे जो कि 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 3.5 किलोवाट के बराबर हमारा मिलेगा। और दूसरी राशि है, हम देखते हैं कि 1 कैलोरी में जो होता है 4.18 जूल होता है। तो यहाँ पर अगर जो किलो जूल प्रति मिनट में है इसमें हम 4.18 किलो जूल से डिवाइड करें तो लगभग 50.23 लाइक दैट मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो उसकी आएगी किलो कैलोरी प्रति मिनट में वो आएगी 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल एक लैंग्वेज में अगर जो आप लोग बताना चाहें तो यही बताएंगे कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 टन का यानी 1000 kg वाटर लिए हैं,
और इस वाटर को हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितनी उस वाटर से ऊष्मा निकालनी पड़ेगी ताकि हमारा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट हो जाए। और इसकी वैल्यू जो होती है आप लोगों की 3.5 किलोवाट। जनरली जो होता है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें जनरली 2 TR, 1 TR, 5 TR इस तरह के कुछ वैल्यू दिए रहेंगे, यानी ये आपका QA दिया है जो ऊष्मा आप निकाल रहे हैं उस स्पेस से या उस ऑब्जेक्ट से जिसको आपको कूलिंग की आवश्यकता पड़ी है। तो जैसे 1 TR दिया है तो 1 TR मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सिंपली लिख देंगे कि QA की वैल्यू जो है यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू जो है वो 3.5 किलोवाट होगी। मान लीजिए 5 TR दिया है तो 5 इंटू TR 1 TR का मतलब 3.5, तो हम इसमें 5 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी QA रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा वही होगा, प्रशीतन प्रभाव वही होगा हमारा। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सब उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट में विजिबली क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब लोग हम देखते हैं निष्पादन गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम COP बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब सिंपली यही होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। तो सपोज कीजिए ये कोई आपका रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, इसमें आप W वर्क किए, इलेक्ट्रिकल वर्क है, और यहाँ से आप लोग जो है लो टेम्परेचर यानी उस स्पेस का जहाँ पर आपको कूलिंग की आवश्यकता होती है, स्पेस टू बी कूल्ड मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है और इससे हीट जो निकाल रहे हैं ये QA है। और इस हीट को जो रेफ्रिजरेटिंग मशीन है वो हायर टेम्परेचर पर कहीं ले जाकर यानी कि एटमॉस्फेयर में हमारा रिजेक्ट कर दे रही है, राइट। ये हो गया Q हायर। तो हमारा डिफिनीशन के अनुसार COP यानी निष्पादन गुणांक क्या होता है, निष्पादन गुणांक यानी कि COP होता है जो हीट एक्सट्रैक्ट किए हैं। हीट कितना एक्सट्रैक्ट किए हैं, यही तो होगा आप लोगों का हीट एक्सट्रैक्टेड, ये हो गया हीट एक्सट्रैक्टेड QA। और इस मशीन को आप लोग कितना वर्क इनपुट किए हैं W, तो यही होता है आप लोगों का COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जनरली किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की COP जो होती है इसी से मेजर की जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि QA जो है अवशोषित यानी एक्सट्रैक्टेड हीट है और W जो है कृत कार्य है, तो COP हो जाएगा Q/W। एक टर्म आता है रिलेटिव COP, इसकी वैल्यू सिंपली हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल COP होता है तो इसकी वैल्यू सिंपली बोल सकते हैं एक्चुअल COP अपॉन थियोरेटिकल COP। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो COP और एफिशिएंसी जनरली इंजन के बारे में डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों का टरबाइन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, जिससे हमें वर्क आउटपुट मिलता है। इस केस में हमारी कितनी कार्य कर रहे हैं और कितनी हमारे कार्य करने की क्षमता थी, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इफिशिएंसी की वैल्यू जनरली 1 से कम होती है और COP और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे यानी कि व्युत क्रम में होते हैं। तो अगर जो एफिशिएंसी की वैल्यू जैसे कि एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम होती है, और मैं बताया कि COP जनरली ये हीट पंप होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में। COP जो होता है हीट पंप, ये जनरली होता है 1 एफिशिएंसी। हमें पता है इसकी वैल्यू 1 से कम है तो COP क्या आएगा, COP जनरली 1 से हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो हीट पंप हो। तो COP की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, पहले भी आप तो याद रखना है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की जो क्षमता है यानी परफॉर्मेंस उसके COP से ही डिफाइन की जाती है कि कौन सा हमारा रेफ्रिजरेटर बढ़िया है और कौन सा
कंपेरिजन करने के मामले में कौन सा बढ़िया है, इसके लिए हमें COP को जनरली हम पकड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। जैसे कि हमारा आगे का टॉपिक में हमारा देखेंगे कि यहाँ तक हम लोगों का जैसे कि यहाँ तक हम लोगों का हो गया है कि यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। इस नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों को आप लोगों को प्रॉपर नोट देंगे डिफरेंस बिटवीन COP क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। फिर इसके